हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये एक पीडियाट्रिक नर्सिंग का टॉपिक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी देखेंगे डेफिनेशन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए क्लिनिकल कंडीशन इन विच ए ग्रुप ऑफ सिंड्रोम कैन बी डेवलप इन मेनी रीनल डिजीज। नेफ्रोटिक सिंड्रोम से हमें पता लग रहा है, यानी सिंड्रोम यानी ग्रुप ऑफ डिजीज़, यानी बहुत सारी डिजीज़ या बहुत सारे सिस्टम एक साथ अफेक्ट हो रहे हों। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ ए क्लिनिकल कंडीशन इन विच ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे, कैन बी डेवलप इन मेनी रीनल डिजीज़, जो कि रीनल डिजीज़ से डेवलप होते हैं। इन विच देयर इज़ इंक्रीज ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी टू पास प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस होता है किडनी में, जो फिल्टर करने का काम करता है, उसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। किसके लिए? प्लाज्मा प्रोटीन के लिए। यानी प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोमेरुलस से आसानी से पास हो जाती हैं और वो पास होकर यूरिन में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन यूरिया इंक्रीज़ हो जाता है। यानी यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, और डिक्रीज़ हो जाता है प्लाज्मा प्रोटीन, यानी ब्लड में जो प्रोटीन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से एडिमा हो सकता है। इसमें क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, यानी ये इंक्रीज़ हो जाएगा। कोजेज रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम, जो वाटर एंड सोडियम को रिटेन करता है। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है? एल्डोस्टेरोन का फंक्शन है रेगुलेट साल्ट एंड वाटर इन बॉडी, यानी बॉडी में साल्ट और वाटर को रेगुलेट करना। तो एल्डोस्टेरोन ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम, वाटर और सोडियम वही रिटेन हो जाएंगे, वही इकट्ठे हो जाएंगे, जिसकी वजह से एडिमा हो सकता है। अब हम देखेंगे इसके कोजेज़ में सबसे पहले क्या आएगा? इन्फेक्शन। किसी इन्फेक्शियस कंडीशन की वजह से, कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के द्वारा कोई इन्फेक्शन हो जाए। ड्रग्स का ज़्यादा यूज करने से भी किडनी के फंक्शन लॉस हो जाते हैं। टॉक्सिन्स, किसी प्रकार के टॉक्सिन की वजह से। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, अगर किसी को पहले से कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है तो वो कोज कर सकता है रीनल डिजीज़ को, यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम को। प्राइमरली एसोसिएटेड विथ ग्लोमेरुलर डिजीज़, अगर ग्लोमेरुलस में ही डिजीज़ है तो वो फिल्टर कर ही नहीं पाएगा प्रोटीन को, जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो सकती है। कॉन्जेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए हेरिडिटरी सिंड्रोम। कॉन्जेनाइटल यानी बाई बर्थ अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है बच्चे को, तो वो हेरिडिटरी सिंड्रोम है, यानी आनुवांशिक बीमारी है वो उसको। अब हम देखेंगे इसके इंसिडेंस में क्या क्या आ सकता है। यूजुअली इन एज ऑफ 1 to 7 ईयर ऑफ चाइल्ड, मोस्टली ये 1 से 7 साल के बच्चों में होता है। अब इसमें देखेंगे मेल और फीमेल का रेशियो बताया गया है, 2:1 होता है। मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। अगर एक फीमेल को है तो 2 मेल को होगा वहाँ पे, उसी जगह पे, उसी एरिया में, यानी फीमेल से डबल होता है मेल में इसका इंसिडेंस। अब हम इसमें पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले क्या आएगा? ड्यू टू पॉजिटिव एजेंट, जो हमने कोजेज देखे थे उनकी वजह से ये होता है। ड्यू टू पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल, जो ग्लोमेरुलस होता है उसकी जो कैपिलरी वॉल होती है, यानी उसकी जो वॉल होती है जिससे वो फिल्टर करता है ग्लोमेरुलस, उसकी जो कैपिलरी वॉल होती है उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में चेंज आ जाएंगे, यानी उसके पोर्स जो होते हैं वो लार्ज हो जाएंगे और उसका फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज परमिएबिलिटी टू प्लाज्मा प्रोटीन, जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसके प्रति इसकी परमिएबिलिटी जो होती है ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल की, वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब ये परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो गई तो जो फिल्टर तो कर ही नहीं पाएगा ग्लोमेरुलस प्लाज्मा प्रोटीन को, तो ये इसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगा, आराम से इसमें से पास हो जाएगी प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसकी वजह से यूरिन में प्रोटीन का आना हो जाएगा, प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। सीवियर प्रोटीन यूरिया, यानी बहुत ज़्यादा प्रोटीन आएगी यूरिन के साथ, जिसकी वजह से हाइपो एल्ब्यूमिनिया, यानी ब्लड में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा।
यानी ब्लड में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट होनी चाहिए वो उसकी नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाएगी, ठीक है। और ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करती है? रेगुलेट करती है ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो ये इसको रेगुलेट नहीं कर पाएगी तो एल्ब्यूमिन भी डिक्रीज़ हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, प्लाज्मा का वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर तो हो ही नहीं सकता। डिक्रीज GFR, अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम भी कम हो गया, तो ये भी कम हो जाएगी। पर एल्डोस्टेरोन जो है हार्मोन जो किडनी से सिक्रेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये इंक्रीज़ हो गया यानी फंक्शन ज़्यादा करने पड़ेंगे ना किडनी को, GFR कम हो गई तो उसकी वजह से एल्डोस्टेरोन ज़्यादा सिक्रेट होगा, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर रिटेंशन हो जाएगा, बॉडी में सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो जाएगा, जिसकी वजह से एडिमा या फिर फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन इंटरस्टिशियल टिश्यू, यानी सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है इंटरस्टिशियल टिश्यू में, यानी टिश्यू के बीच में जो स्पेस होगा उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम। इसमें क्या होगा? चाइल्ड का वेट गेन होगा। वेट गेन क्यों होगा? ड्यू टू वाटर रिटेंशन, वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगा तो उसका वेट तो गेन होगा ही। पेरी ऑर्बिटल एडिमा यानी फर्स्ट साइन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वाटर रिटेंशन की वजह से एडिमा तो होगा ही, यानी पेरी ऑर्बिटल यानी जो ऑर्बिट है यानी अपनी आँखों का जो एरिया है उसके आसपास उसके सराउंडिंग में एडिमा सबसे पहले नज़र आएगा। फर्स्ट साइन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ये। पफीनेस ऑफ फेस, पफीनेस ऑफ फेस में क्या क्यों होगा ये? ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड का रिटेंशन हो गया जिसकी वजह से पफीनेस ऑफ फेस हो जाएगा। प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया क्यों होगा? ड्यू टू इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, यानी जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो गई प्रोटीन के लिए, तो प्रोटीन यूरिन में मिक्स हो जाएगा जिसकी वजह से प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। हाइपोएल्ब्यूमिनिया क्यों होगा? क्योंकि यूरिन में प्रोटीन सारा जा रहा है तो ब्लड में तो प्रोटीन कम हो जाएगा यानी डिक्रीज एल्ब्यूमिन इन ब्लड। हाइपर कोलेस्ट्रेमिया यानी हाई कोलेस्ट्रोल इन ब्लड, कोलेस्ट्रोल का जो लेवल होता है वो ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हिपेटिक LDL रिसेप्टर हैं, किडनी के तो स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस आ ही रहे हैं ना, तो इसमें जो LDL रिसेप्टर हैं वो भी कम हो जाएंगे। LDL को किडनी तो एब्जॉर्व करेगी नहीं तो ये कहाँ जाए रहेगा? ब्लड में। LDL जो होता है बेड कोलेस्ट्रॉल होता है और ये ब्लड में प्रेजेंट रहेगा तो हाइपर कोलेस्ट्रेमिया होगा। डायरिया, डायरिया क्यों हो सकता है? क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से कि भी तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन्फेक्शन की वजह से भी होता है तो डायरिया हो जाएगा। वोमिटिंग हो जाएगा, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। एनोरेक्सिया क्योंकि उसको फुलनेस रहेगी तो उसको खाने का मन नहीं करेगा यानी लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगा क्योंकि ड्यू टू वाटर रिटेंशन, वाटर तो बॉडी में रिटेन हो रहा है तो जिसकी वजह से, क्योंकि एल्डोस्टेरोन इंक्रीज़ हो रहा था तो वाटर रिटेंशन होगा तो यूरिन आउटपुट भी कम होगा। नॉर्मली यूरिन आउटपुट 400 ml पर डे होना चाहिए, जबकि इसमें अब नॉर्मल हो जाएगा 150 ml पर डे ही रह जाएगा, 400 से 150 ही रह जाएगा। इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, क्योंकि टॉक्सिक इकट्ठे होते जा रहे हैं, टॉक्सिक बनते जा रहे हैं और लिवर में इकट्ठे हो जाते जा रहे हैं, इसलिए इनलार्जमेंट हो जाएगा लीवर का। एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है वो किडनी से सिक्रेट होता है और ये क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ RBC में हेल्प करता है। तो इरिथ्रोपोइटिन भी डिक्रीज हो गया तो एनीमिया अपने आप हो जाएगा। स्किन पेलर एंड वास्टिंग ऑफ स्केलेटल मसल, यानी स्किन पेल हो जाएगी, वास्टिंग ऑफ स्केलेटल मसल हो जाएगा। क्यों? डिक्रीज RBC कम होगी तो स्किन पेलर हो जाएगी। वास्टिंग ऑफ स्केलेटल मसल, क्योंकि RBC कम है, हीमोग्लोबिन भी कम होगा तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी स्केलेटल मसल में, इसलिए। लास्ट है इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट
पेरिटोनियम और स्किन। इन्फेक्शन हो जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, पेरिटोनियम में, स्किन में। क्यों? ड्यू टू रिडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं वो कम हो जाएंगे, आईजी जो होते हैं वो कम हो जाएंगे। मोस्ट कॉमन जो होता है आईजीएम इसमें कम हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। इसके लिए क्या क्या डायग्नोस करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे सबसे पहले कि पहले से तो उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एडिमा वगैरह देखेंगे, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल देखेंगे, ये बढ़ा हुआ मिलेगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। ईएसआर देखेंगे, इरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट देखेंगे, ब्लड टेस्ट फॉर सीरम एल्ब्यूमिन। जो सीरम एल्ब्यूमिन है उसके लिए ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट फॉर प्रोटीन यूरिया। अगर प्रोटीन ज़्यादा आ रही है यूरिया में, ये देखने के लिए यूरिन टेस्ट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है मैनेजमेंट में हम देंगे प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन क्या होता है? कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है एक तरीके का। इसकी डोज देंगे 2 mg पर kg पर डे। 2 mg पर kg पर डे के हिसाब से इसकी डोज देंगे। इन डिवाइडेड डोज थ्रू आउट द 24 आवर। उसको 24 आवर में बराबर डिवाइड करके उस डोज को फिर उसको देंगे। ठीक है। प्रोटीन रिच डाइट देंगे क्योंकि प्रोटीन का लॉस हो रहा था यूरिन के थ्रू। रेस्ट्रिक्टेड आईवी फ्लूइड उसको नहीं देंगे क्योंकि पहले से ही वाटर रिटेंशन हो रहा है, और वाटर इनटेक भी रेस्ट्रिक्ट करेंगे क्योंकि पहले से ही वाटर इनटेक हो रहा है। तो अगर हम आईवी फ्लूइड या वाटर उसको देंगे तो एडिमा इंक्रीज हो जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड सोडियम डाइट बिकॉज इट कॉज एडिमा। सोडियम नहीं देंगे क्योंकि सोडियम का तो पहले से ही रिटेंशन हो रहा है, तो एडिमा हो जाएगा उसको। गिवन डायूरेटिक, क्योंकि यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो रहा था इसलिए अपन उसको डायूरेटिक देंगे। मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। उसका जो इनटेक एंड आउटपुट चार्ट है उसको मेंटेन करेंगे। ये हम उसके वाइटल साइन मेंटेन कर सकते हैं। उसको प्रॉपर केयर देंगे, उसको प्रॉपर स्लीप देंगे, एडमिनिस्टर करेंगे विटामिन और आयरन को, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे, गुड पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखेंगे। हम उसका इस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ इसमें इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।